बंगाल में लक्ष्मी भंडार पर बड़ा खुलासा हुआ है। नई सरकार ने दावा किया है कि योजना के करीब 30 लाख लाभार्थी अयोग्य पाए गए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक इनमें कई ऐसे लोग शामिल थे जो या तो भारत के नागरिक नहीं थे या फिर जिनके नाम मतदाता सूची से स्थायी रूप से हटाए जा चुके थे। सरकार का कहना है कि अन्नपूर्णा भंडार योजना लागू करने से पहले व्यापक सत्यापन अभियान चलाया गया। मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के डेटा का इस्तेमाल हुआ और 19 मई से शुरू हुए विशेष सर्वे में दस्तावेजों की जांच की गई। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ममता सरकार की कल्याणकारी योजना में बड़े पैमाने पर फर्जी लाभार्थी शामिल थे? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए सिस्टम से समझौता किया गया या फिर नई सरकार योजनाओं के नाम पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई कर रही है? बंगाल में अब वेलफेयर बनाम वेरिफिकेशन की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। तो देखिए, लक्ष्मी भंडार योजना में कितना बड़ा ये घोटाला रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस योजना की शुरुआत तो हो गई थी 2021 में, लेकिन जिस तरह से लाभार्थी इसका फायदा उठा रहे थे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर वो कौन से लाभार्थी थे जो वैलिड थे या नहीं थे, ये भी हमें समझना होगा। तो 2021 की हम बात कर लेते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कितना बड़ा घोटाला रहा है। योजना की शुरुआत होती है 2021 में, लक्ष्मी भंडार योजना, और ऐसे में कुल लाभार्थी जो थे वो थे 2 करोड़ 20 लाख। ये पूरा आंकड़ा है कि कितने लाभार्थी इस दौरान थे जिन्हें फायदा मिल रहा था। फर्जी लाभार्थी थे 30 लाख यानी 13.6% ये आंकड़ा जो है, और इसमें ही यहाँ पर फर्जीवाड़ा दिख रहा है, क्योंकि देखिए सामान्य वर्ग की महिला को जो मदद दी जाती थी वो थी 1000 से लेकर 1500 प्रति महीने, यानी कि हर महीने इतने रुपए जो है वो महिलाओं को दिए जा रहे थे। और आरक्षित वर्ग की महिलाओं को मदद जो दी जाती थी वो होती थी 1200 से लेकर 1700 रुपए तक हर महीने ये दिए जाते थे। तो ऐसे में यहाँ पर फर्जीवाड़े से कितना नुकसान हो रहा था ये समझिए। 576 करोड़ रुपए का हर साल का ये नुकसान था, क्योंकि फर्जी लाभार्थी यहाँ पर दिख रहे थे। तो साल में कुल नुकसान की अगर हम बात करें तो ये था 2304 करोड़ रुपए का नुकसान। और ये कुल मिलाकर जो पूरा मामला सामने आया ये इसलिए आया क्योंकि इसमें फर्जी लाभार्थी ज्यादा जुड़े हुए थे, इसलिए यहाँ पे जो वेस्टेज थी वो थी तकरीबन 2304 करोड़ की। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस तरह से ये जो लाभार्थी आए थे कहाँ से आए थे? क्या ये फर्जी मतदाता थे और एक तरह से इनका कभी आकलन ही नहीं किया गया कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से ये लोग लाभार्थी बन रहे हैं, किस तरह का फायदा जो है सरकारी योजना का ये उठा रहे हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और आज इसी को लेकर हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ आर.के. मिश्रा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। विश्वजीत घोष जी जुड़े हुए हैं, नेता है टीएमसी के। रितेंद्र माथुर जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। तो देखिए, जिस तरह से पूरा आंकड़ा सामने आ रहा है आर.के. मिश्रा जी, और पश्चिम बंगाल को लेकर ही हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा है, नुकसान का भी आंकड़ा है, फर्जी मतदाताओं का भी आंकड़ा है, और जो लाभार्थी हैं किस तरह से इन योजनाओं का फायदा उठा रहे थे जो कि सिर्फ उन लोगों के लिए था जो वाकई ये डिजर्व करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला माना जाए। और जीतू जी, देखिए, निश्चित तौर पर हमने देखा पश्चिम बंगाल के अंदर में किस तरह से देश प्रदेश की सुरक्षा को लेकर के खिलवाड़ हो रहा था, वहां की सरकार कर रही थी। किस तरह से योजनाओं का गैर नागरिक द्वारा लाभ प्राप्त किया जा रहा था, ये हम लोगों ने सबने देखा है। और मुझे लगता है कि इस स्थिति के अंदर में पश्चिम बंगाल के अंदर में जो परिवर्तन होना था वो बिल्कुल वहां की जनता ने देखा, जो कि इस तरह से भ्रष्टाचार, औद्योगिक पतन, गुंडागर्दी, ये इस तरह से चरम सीमा पर है पश्चिम बंगाल के अंदर में कि कम से कम इस सत्ता को बाहर किया जाए। और जिसके ऊपर में विश्वास उन्होंने जमाया, जिनको जनादेश दिया, जिनको जनाशीर्वाद दिया, आज हम देख रहे हैं जो कि उन्होंने 7 दिनों के अंदर में चिकन नेक जैसे एरिया में बीएसएफ को 600 हेक्टेयर जमीन सौंप करके प्रदेश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। ऐसे ही लक्ष्मी भंडार के अंदर में जिस तरह से भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर थी, कौन लाभान्वित हो रहा था, कौन नहीं हो रहा था, कौन डिजर्व कर रहा था, कौन डिजर्व नहीं कर रहा था, तो कोई देखने वाला नहीं, कोई माँ बाप नहीं पश्चिम बंगाल की सरकार। अगर कोई एजेंसियां वहां पर जाती थी तो किस तरह से उनको भटक बनाया जाता था, ये हम लोगों ने सबने देखा है। तो आश्चर्य की बात है, इस देश के अंदर में एक ऐसा प्रदेश था जहां पर न कोई कानून था, न कोई व्यवस्था थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, कोई देखने वाला नहीं। आज वही
मुझे लगता है 4 मई के बाद जो परिवर्तन आया है जी। वो हम सब देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर में। चाहे वो आप हिंदू मुस्लिम कोई अगर करने वाला बिल्कुल, और होता ये है तो देखिए आप एक एक करके परत खुल रही है, किस तरह से योजनाएं बांटी जा रही थी और जो लाभार्थी नहीं थे उन्हें भी लाभ दिया जा रहा था। ये अपने आप में सवाल उठा रहा है, क्योंकि फर्जी मतदाता थे, फर्जी लोग थे और आपको वो लाभ मिल रहा है जो कि एक प्रदेशवासी को मिलना चाहिए। अपने आप में कई पहलू इससे दिख रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि अगर ये घोटाले के पैसे घोटाले में ना जाते तो क्या हो सकता था। इसमें देखिए 100 से ज्यादा सरकारी अस्पतालों का आधुनिकीकरण हो सकता था और वहीं 10,000 से ज्यादा प्राथमिक स्कूलों का निर्माण हो सकता था। लाभार्थी महिलाओं को 3 महीने अतिरिक्त भत्ता दिया जा सकता था। ये जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है करोड़ों का, उसके अगर ऐसा नहीं होता तो उसका फायदा क्या हो सकता था, कहां इसको इस्तेमाल किया जा सकता था, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार कहां इस पैसे को खर्च कर सकती थी, ये हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। 100 से ज्यादा सरकारी अस्पताल बनते तो किसका फायदा होता, प्रदेशवासियों का। और अगर 10,000 से ज्यादा प्राथमिक स्कूलों का निर्माण होता तो किसका फायदा होता, उन बच्चों का जो कि पश्चिम बंगाल में रहते हैं। और इन लाभार्थी महिलाओं को 3 महीने ज्यादा पैसे दिए जा सकते थे, यानी जो अतिरिक्त भत्ता है वो यहाँ पर दिया जा सकता था। घोष जी, आप ही बताइए, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपसे मैं समझना चाहूंगी ये जो इतना बड़ा घोटाला था, इसका जो करोड़ों का जो ये वहन था वो किस तरह से प्रदेश सरकार कर रही थी, और कभी सोचा भी नहीं कि मॉनिटर होनी चाहिए ऐसी योजनाएं। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता आरके सिंह जी बहुत प्यार से झूठ बात बोलते हैं कि कोई नहीं, सारे बीजेपी वाले बोलते हैं। देखिए, पहले तो बंगाल में ममता बनर्जी बॉर्डर लाइन करने के लिए जमीन दिए थे। अभी केंद्रीय सरकार राजनीति करेंगे तो बॉर्डर कैसे सुरक्षित रहेगा। अगर एसआईएल में आपको घुसपैठा नहीं मिला, एसआईएल में आपको रहेगा नहीं मिला, एसआईएल में आपको 27-30 लाख भाई वोटर मिला, अभी लक्ष्मी बंजार में आपको 30 लाख फर्जी आदमी मिल गया। तो आपको जब मिला है फर्जी जो पैसा दे रहा था उसको, तो आप उसको नाम डिस्क्लोज क्यों नहीं करते हैं, डिस्क्लोज कर दीजिए। बंगाल में ममता बनर्जी बहुत सारी योजनाएं बनाए थे और बंगाल का हर आदमी उसको लाभ ले रहे थे जो बंगाल के ओरिजिनल वोटर है। आप लोग बोले थे अन्नपूर्णा भंडार देंगे 1 पन्नों का, आप डिस्क्लोज किए 12 पन्ना का अन्नपूर्णा भंडार का फॉर्म है, वो फिलअप कीजिए, उसको दीजिए। वो फॉर्म क्या है ना है, आदमी अभी रो रहा है, बंगाल का आदमी ये क्या बोला था, पीछे क्या हो रहा है। अगर 30 लाख फर्जी आदमी पैसा ले रहा था लक्ष्मी भंडार, तो उसका नाम आप डिस्क्लोज कर दीजिए। और एक बात सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बहुत सारे स्कूल बनाए थे। आप उत्तर प्रदेश गुजरात का तरह मध्य प्रदेश स्कूल नहीं बंद हुआ पश्चिम बंगाल में। आगे क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल स्कूल बहुत सारे बड़े हैं और बहुत पश्चिम बंगाल का हर बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता था। लेकिन बीजेपी चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो देखिए आपको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में बहुत काम हुआ है, ममता बनर्जी की सरकार ने काम किया है, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर ये पैसा फर्जी तरीके से इस्तेमाल ना होता, उन फर्जी लाभार्थियों पर इस्तेमाल ना होता तो क्या हो सकता था। हमारे साथ रितेंद्र माथुर जी भी जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार है। रितेंद्र जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से पश्चिम बंगाल से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, यहाँ पर लक्ष्मी भंडार में किस तरह से फर्जी लोग जो थे वो इसका लाभ उठा रहे थे, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल है और शायद यही वजह होती है जिसके चलते जो घुसपैठिए हैं वो यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करते कभी भी। बिल्कुल सीधी बात है कि बांग्लादेश भारत से लगा हुआ एक राज्य है और देश है पूरा, और उस देश से घुसपैठ के कारण भारत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहा। अभी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कहते थे भारत की 140 करोड़ जनसंख्या, अब वो बोल रहे हैं कि 120 करोड़। तो 120 करोड़ मतलब 20 करोड़ किधर चले गए, तो 20 करोड़ ही घुसपैठिए थे जिन्होंने डायरेक्ट माइनस को मान लिया कि निकाल दिया लिस्ट में से। अब 20 करोड़ लोग जो आपके ऊपर बर्डन है स्ट्रक्चर के ऊपर, एक तो ऐसी करोड़ों की जनसंख्या हमारी अपनी खुद की, अब बंगाल के खुद के लोगों की जनसंख्या बहुत अच्छी ज्यादा संख्या मात्रा में, और बंगाल के अंदर मतलब जो विसंगतियां बहुत सारी हैं, मतलब कहीं तो बहुत अमीर लोग हैं, कहीं बहुत ज्यादा बेचारे गरीब लोग हैं। कलकत्ता में हमें देखने को मिलती है, और तो ज्यादा बंगाल में जाने को जरूरत नहीं पड़ती, कलकत्ता में देखने को मिलती है। अब जो ये सब योजना जो लाई पिछली सरकार, ये अच्छी योजना थी, इसको सरकार ने बंद नहीं किया है। जो भी नई सरकार है शुभेंदु अधिकारी की, इसने ममता बनर्जी की पुरानी जो अन्य योजना थी इसको चालू रखा जी। ये जरूरी भी है और किसी भी सरकार को ऐसी चीजें रखनी भी चाहिए। तो ये चीज उन्होंने चालू रखी, पर इसके बावजूद जो डेस्परेशन ये है कि जो लोग घुसे हुए हैं घुसपैठी, उनको तो माइनस करना ही पड़ेगा आपको। ये अनावश्यक आपका खाना खर्चा बढ़ा रहे हैं, आपके स्ट्रक्चर पर बर्डन है, और आपके पूरे का पूरा जो ढांचा है देश का
उसके ऊपर ये एक तरीके से दीमक की तरह लगे हुए हैं, जो डस रहे हैं, खत्म कर रहे हैं उसको। इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। अच्छा किया। इससे नुकसान ये हुआ है कि जो टीएमसी के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उनका वोट बैंक भी चला गया। तो वोट बैंक तो अब जाएगा ही। आपने ऐसे लोगों को वोटर बना लिया जो भारतीय नहीं थे। अब यहाँ कहने की दूसरी बात है कि जब फेंसिंग लगाई जा रही है, तो जो फेंसिंग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत की लगा रही है, तो जो बांग्लादेश का बॉर्डर गार्ड्स हैं वो आके इमीडिएटली आके जो है वहां पे उसको रोकने खड़े हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको बॉर्डर गार्ड्स तो दिख रहा है, हिंदुस्तान की बीएसएफ तो दिख रही है, और घुसपैठिए जो पिछले 30-50-60 साल से घुस रहे हैं देश के अंदर, उनको नहीं आप पकड़ पा रहे हो। वो कहते हैं हमें नहीं, हमारे मालूम कौन आ रहा है आपके बांग्लादेश से, कौन आदमी भारत में घुस रहा है हमको नहीं मालूम है, पर आप फेंसिंग लगा रही थी देख गई उनको उसी वक्त। तो वहां लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ उनके बीच में, तब चल रही लोगों की डिस्प्यूट चल रही है। तो ये चीज देखिए, समझने वाली बात ये नहीं है कि इस चीज की ऊपर सरकार को बहुत सख्ती से पेश आना पड़ेगा। वैसे इसको भारत सरकार ने बहुत स्ट्रक्चराइज किया है, इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। बिल्कुल, आपने लेकिन अभी बहुत सी ऐसी चुनौतियां हैं यहाँ पर माथुर सर, जिससे कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को फेस करना है, शुभेंदु सरकार को फेस करना है। आर.के. मिश्रा जी, क्योंकि अभी इन सभी चीजों को लागू करना, क्योंकि सिस्टम में जिस तरह से सुधार की बात कही जा रही है, जिस तरह से इन घोटालों को उजागर किया जा रहा है, क्योंकि जांच कभी होती नहीं थी, सामने कोई पक्ष आता नहीं था, तो ऐसे में कितनी चुनौतियां मानते हैं पश्चिम बंगाल में इस वक्त? निश्चित तौर पर गिट्टू जी बिल्कुल चुनौतियां हैं, बिल्कुल चुनौतियां नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एक चीज जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, अगर इसी चीज को जैसे हमारे पत्रकार महोदय ने कहा, इस तरह से जो भी योजना था अच्छी योजना थी, लेकिन उसको मॉनिटरिंग करने की जरूरत थी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा था। और आपने जैसे कहा कि दूसरा पक्ष कोई था नहीं जिसका कोई ऑपोजिशन का अपोज करता, उस चीज को विरोध करता, क्योंकि भाई इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें बिल्कुल ये योजना सही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से चुनौतियां हैं उसको हम बिल्कुल बेहतर तरीके से, जैसे हमने कहा है कि चुनाव के समय हमने जो वादा किए हैं क्या है हमने पश्चिम बंगाल की जनता के साथ, वो हम बिल्कुल उसके ऊपर में खड़े उतरेंगे। हमें लगता है कि भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं हम बिल्कुल मॉनिटर करके उसके ऊपर अंकुश लगाएंगे, देश की या प्रदेश की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। महिलाओं को का जो सशक्तिकरण है, चाहे वो आप देखेंगे लक्ष्मी भंडार योजना के माध्यम से हो या अन्य कोई अगर योजना अगर आएगी, उससे भी हम महिला को सशक्तिकरण करने की दिशा में घोष जी से भी रिएक्शन लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बंगाल में बॉर्डर सुरक्षा पर बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। तो भारत बांग्लादेश सीमा पर चौकियां और कटीले तार लगाने के लिए राज्य सरकार ने बीएसएफ को जमीन सौंप दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि नई बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही सिर्फ 7 दिनों के भीतर 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को ट्रांसफर कर दी है। और अमित शाह ने कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार बनते ही सीमा पर बाड़बंदी का काम तेज हो जाएगा, और अब उसी वादे को अमल में भी लाया जा रहा है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तारीफ करते हुए कहा कि चिकन नेक इलाके की 121 हेक्टेयर जमीन भी केंद्र को सौंप दी गई है, और गृह मंत्री ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के शासन में रोज घुसपैठ होती थी, लेकिन अब सरकार बदलते ही घुसपैठ में कमी आने लगी है। अमित शाह ने चेतावनी देते हुए कहा, जो लोग अवैध रूप से आए हैं वो समय रहते अपने देश को लौट जाएं। अब बंगाल की राजनीति में बॉर्डर, घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। और सवाल यह भी है कि क्या सीमा पर सख्ती से घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम लगेगी, या फिर इसे लेकर बंगाल में सियासी टकराव और तेज होगा। तो लगातार हम इसको लेकर चर्चा भी करें, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अवैध घुसपैठ पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन दिखाई दे रहा है, और अवैध घुसपैठ पर केंद्र सरकार ने एक्शन लेते हुए कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलाव की जांच के लिए समिति बनाई है। पीएम के निर्देश पर उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। बंगाल में शुभेंदु सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं। घुसपैठियों को अमित शाह का खुला संदेश है, अपने आप लौट जाएं वरना केस हो जाएगा, और अगर ऐसा करते हैं तो केस नहीं होगा। घुसपैठिए खुद लौटना शुरू कर चुके हैं, ये अमित शाह दावा भी कर रहे हैं। यानी घुसपैठियों को समझ आ चुका है कि पश्चिम बंगाल में रहना अब उनके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। हमने चुनाव में कहा था आप हमें शासन की धुरा दे दीजिए, हम बांग्लादेश सीमा पर सीमा की बाड़ बनाने का काम, फेंसिंग का काम कुछ ही दिनों में शुरू करेंगे। और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि 7 ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि
बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी और आज अखबारों में देख रहे हैं कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। वहीं बॉर्डर सिक्योरिटी पर अमित शाह का बयान, ये बड़ी खबर आ रही है सामने। अमित शाह ने बयान दिया है बॉर्डर सिक्योरिटी पर। भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा पर फोकस, बीएसएफ चौकी और फेंसिंग को मिलेगा बल। सीमा पर बीएसएफ को मिली अतिरिक्त जमीन, सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र का बड़ा संदेश। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अमित शाह लगातार बयान दे रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर उनका ये बड़ा बयान भी सामने आ चुका है कि भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा पर फोकस अब दिख रहा है। बीएसएफ चौकी और फेंसिंग को अब बल मिलेगा। सीमा पर बीएसएफ को अतिरिक्त जमीन भी दी गई है। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएंगे। अमित शाह का कि लोग अपने आप चले जाएं, जाने में मदद भी की जाएगी। और ऐसे में विश्वजीत जी, जिस तरह से लगातार सवाल उठते रहे हैं बीजेपी पर कि आपकी मंशा नहीं है घुसपैठियों को निकालने की, अब आप इस फैसले को लेकर किस तरह का रिएक्शन देंगे? देखिए, 12-13 साल से बीजेपी केंद्र सरकार में है, उसके बाद वही जगह उठाया जहां पर उनका सरकार नहीं बनाया। फिर देखिए, असम में, त्रिपुरा में, यहाँ पे बीजेपी सरकार है, वहां से कैसे घुसपैठ हो रहा है, वहां पर कैसे अभी तक फेंसिंग नहीं हुआ है जी। नहीं, पश्चिम बंगाल को लेकर क्या कहेंगे घोष जी? ये जो अभी बातें सामने आ रही है, अमित शाह लगातार बड़े बयान दे रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर, घुसपैठियों को लेकर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहले से बेहतर हो रहा है पश्चिम बंगाल में, मानेंगे? मेरा बात सुन लीजिए, हमको बोल दीजिए। देखिए, बॉर्डर जहां बॉर्डर रहता है, सिक्योरिटी फोर्स जहां पर बॉर्डर रहता है, वो 10, 15, 20 किलोमीटर तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर रहता है। उसके बाद जमीन लेके केंद्र सरकार विवाद करता है। अरे, केंद्र सरकार राजनीति करता था जब ममता सरकार यहाँ पर था, बॉर्डर लाए तो केंद्र सरकार अंदर में ऐसे भी था, उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पर था। तो एक बॉर्डर जब देखिए घोष जी, आपकी आवाज बहुत साफ तो नहीं आ पा रही, लेकिन जितना हम समझ पाए कि आप कह रहे राजनीति पहले हुआ करती थी, लेकिन ऐसे में क्या माना जाए, जो घुसपैठिए भरे हुए थे पश्चिम बंगाल में, इनको लेकर जब एसआईआर भी सामने आया कि जो वैलिड लोग हैं उनको हम मतदाता सूची में शामिल करेंगे, तो क्यों फिर इतना विरोध जो है टीएमसी की तरफ से हो रहा था? क्यों ममता बनर्जी इतना धरने पर बैठी थी उस वक्त? ये भी सोचने वाली बात है। और मिश्रा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं शायद आपके इस सवाल का। आप बिल्कुल देखिए, बीएसएफ को आप राज्य सरकार जमीन नहीं सौंप रही थी, ये प्रदेश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा था गीतू जी, मैं समझ सकता हूं। क्योंकि आज इस देश के अंदर में भी ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हैं और जिसको राज्य सरकार सुनिश्चित कर रही है कि इस ऐसे घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर में ये तो हद ही हो गई, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं 4 मई के बाद जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए अपने आप स्वतः जैसे प्रदेश से निकल रहे हैं, और हम लोगों ने देखा किस तरह की भीड़ लगी हुई है। तो ये बिल्कुल एकदम श्योर हो चुका है, जो कि बांग्लादेश के जो घुसपैठिए थे वो पश्चिम बंगाल के अंदर में कितने सालों से, 25 सालों से, कोई 30 सालों से वहां के संसाधन के ऊपर में बैठे हुए थे, वहां की जमीन पर बैठे हुए थे। मुझे लगता है जो कि ऐसे प्रदेश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ ममता जी कर रही थी, दुर्भाग्य है, इनको पहले ही जनता
इनको साइड कर देना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है देखिए, खैर देर आए दुरुस्त आए, अब प्रदेश की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और गृह मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, जो कि अगर अपने आप अगर चले जाते हैं तो कोई केस नहीं होगा, कोई एफआईआर नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं जाते हैं और जब पहचान शुरू होगी फिर उनके ऊपर में फिर एफआईआर भी होगी, केस भी होगा और उनको घुसपैठिए को बिल्कुल। मुश्किलों और का जिस सामना तरह करना से शुभेंदु सरकार काम कर रही है पश्चिम बंगाल में, एक के बाद एक नए फैसले सामने आ रहे हैं, चर्चा का विषय भी ये फैसले बन रहे हैं। रितेंद्र माथुर जी, लग रहा है कि यहाँ पर जो घुसपैठी हैं वो भी अब ये समझ चुके हैं कि अगर खुद नहीं जाते तो परिणाम ज्यादा घातक हो सकते हैं और गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार फिर हो सकता है अगर आप कानून का पालन नहीं करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो क्या लग रहा है, कितनी संभावनाएं लग रही हैं घुसपैठियों पर, इस बात का क्या कुछ असर होगा जो अमित शाह कह रहे हैं? जी, घुसपैठियों के लिए इस समय स्थिति समझने वाली है कि वो कैसे भारत में रह सकते हैं। वो कह तो सकते नहीं भारत में सरकार में। दूसरा ऐसा ही है, एक माफिया तंत्र है जो माफिया पैदा हुआ है। जी चलिए, ये माना जाए कि माथुर सर आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से आपका रुख करें। घोष जी देखिए, यानी ये माना जाए कि अब जो जितने घुसपैठिए हैं उनको निकालने का काम शुरू हो चुका है। आप इस फैसले को पश्चिम बंगाल के लिए कैसे देखते हैं? मेरा बात ये है, अगर पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया है तो एसआईएल से उसको नाम क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? हेडक्वार्टर का नाम मिला। अगर घुसपैठिया है तो 12 साल से केंद्रीय सरकार अभी क्या कर रहे थे? अगर घुसपैठिया है तो क्योंकि देखिए सवाल ये उठ रहे हैं, केंद्र की सरकार तो ये कह रही है कि हम तो मदद करना चाहते थे, हम तो घुसपैठियों को निकालना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सरकार सहयोग नहीं कर रही थी। मैं जवाब देना चाहता हूँ। जी बोलिए, जल्दी से सर, समय नहीं है। देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्य है, अभी भी हमारे जो विश्वजीत जी हैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि राज्य सरकार फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही थी। और ये सब विदित है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने किस तरह से केंद्र की सरकार के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कुछ नहीं, ना बॉर्डर सिक्योरिटी की बात, ना प्रदेश की सुरक्षा की बात, ना घुसपैठिए के ऊपर में बात, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप सबों की तरह अभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किस तरह से आप बिल्कुल, इससे पहले भी आरोप राजनीति करने के ही लगते रहे, अब भी यही लग रहे हैं। चलिए, बहुत समय इतना ही था। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।